समझ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, अब कोई पीछे नहीं रहेगा। सरकार खटारा गाड़ी को 15 साल इजाजत नहीं देती है महोदय, कोई गाड़ी को 15 साल से ज्यादा चलने का। इस बार बिहार की जनता ने भी मन बना लिया है कि 20 साल वाली खटारा सरकार अब बिहार में चलेगी नहीं, रिपीट नहीं होगी। मैं बिहार में देख पा रहा हूं, जो आंकड़े देख रहा हूं, जो नंबर्स देख रहा हूं, वो बिल्कुल क्लियर है। बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। नमस्कार, चुनावी गणित में फिर से आपका स्वागत। आज हम एक बार फिर बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार के बारे में ही बात करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर ही चुनाव आने वाला है और चुनावी माहौल काफी गर्म हो चुका है। बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अशोक मिश्रा। अशोक मिश्रा जो हिंदुस्तान टाइम्स में लंबे दौर तक ब्यूरो चीफ रहे, हमारे पुराने कोलीग रहे। तो हमने सोचा कि आज एक क्या हो रहा है मामला, वहां का एक जानकारी लेने के लिए, एक निरपेक्ष जानकारी लेने के लिए अशोक मिश्रा जी से और बेहतर कोई नाम मैं नहीं सोच पाया, इसीलिए आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं अशोक मिश्रा जी को। अशोक मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। अभी माहौल क्या है? देखिए राजेश जी, अभी बिहार में माहौल बहुत गर्म है। अगर एक शब्द में कहें तो माहौल बहुत गर्म है। गर्म है इसीलिए कि इसमें कई मुद्दे हैं। बिहार का चुनाव आप जानते हैं कि बिहार एक पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टेट रहा है। काफी कई कई सालों से, कई दशकों से ये बिहार में, इनफैक्ट हम ये कहें कि बिहार का पॉलिटिकल माहौल हमेशा से प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से लेके अभी तक बिहार पॉलिटिकली बड़ा एक्टिव स्टेट रहा है। आज के दिनों में विशेष मुद्दा है चुनाव में एसआईआर जो रिवीजन हुआ है इलेक्टोरल रोल का, उसमें जो गड़बड़ियां पाई गई हैं, जो महागठबंधन और कांग्रेस, राजद और इन लोग का आरोप है कि ये पाई गई है गड़बड़ियां, और उस पे लेके जो एजिटेशन चल रहा है अभी पूरे बिहार में, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, जिसका रिस्पांस काफी पॉजिटिव और ह्यूज रिस्पांस लोगों को मिला है, जिससे वो लोग काफी गैल्वेनाइज हो गए हैं। कांग्रेस ये दो स्तर पे जो एसआईआर का राहुल गांधी का जो यात्रा है, उसका दो आयाम मैं देखता हूँ। पहला आयाम ये है कि वो कांग्रेस जो अभी तक सुसुप्तावस्था में थी, डोरमेंट अवस्था में थी, उसको वोटकटवा कहा जाता था पिछले 3 दशकों से, 3-4 दशकों से। अब ये कांग्रेस में एक मुझे दिख रहा है कि कांग्रेस के लोग काफी गैल्वेनाइज हो गए हैं और सड़कों पे हैं, और लोगों के साथ लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल का एक रास्ता ये राहुल गांधी का अधिकार यात्रा एक रिवाइवल का रास्ता जरूर दिखा रहा है। अब कितना रिवाइवल होगा, कांग्रेस के वोटर्स कांग्रेस में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, तो ये चुनाव के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन एक गैल्वेनाइज जरूर हो रहा है। उसका दूसरा आयाम ये है कि जो महागठबंधन की राजनीति है, वो महागठबंधन की राजनीति, जैसे तेजस्वी प्रसाद यादव, लालू यादव, वीआईपी के जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो लेफ्ट पार्टीज के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो लोग भी अपने आप को जोड़ के एक उन लोग के पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। चुनावी रिजल्ट में क्या आएगा वो बाद की बात है, लेकिन अब एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है। इस माहौल में मुझे लगता है कि जो मुद्दे आए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि आपका नाम काट दिया गया है, 65 लाख वोटरों का नाम बिहार से डिलीट कर दिया गया है। अब उसमें करीब करीब 35 लाख, तो वो 27 लाख के आसपास में, सॉरी 27 लाख के आसपास में, वो तो उनकी बता रहा है कि वो मर गए हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, ये जस्टिफाइड है अगर मर गए हैं तो। कुछ लोग बाहर चले गए हैं, तो उस जो बाहर चले गए हैं, तो बिहार आप जानते हैं राजेश जी कि ये बिहार में माइग्रेशन बहुत लार्ज स्केल पे होता है। और माइग्रेशन, अब जैसे हम आप कहीं कोई सेंट्रल सर्विसेज में आ जाएं या किसी दूसरे सर्विसेज में आ जाएं या प्राइवेट सेक्टर में आ जाएं और नौकरी करने के लिए या बैंगलोर जाएं, मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं, चंडीगढ़ जाएं, तो ये एक बात दिखती है कि मेरा जॉब है, मैं जॉब करने के लिए वहां जा रहा हूँ। लेकिन बिहार का मूल समस्या ये है कि वो माइग्रेंट लेबरर्स, लाइवलीहुड के लिए लोग बाहर जाते हैं। चेन्नई से लेके कश्मीर तक, लेह लद्दाख तक, ईस्ट में सिलचर से लेके गुजरात पोरबंदर तक आपको बिहारी मजदूर या बिहारी लोग मिल जाएंगे वहां।
लाइवलीहुड का वाला काम करने के लिए। अगर उनको ये मौका उनके गांव में, उनके घर में या उनके नजदीक के शहरों में मिलता तो वो शायद वो नहीं जाते। तो बिहार में ये जो माइग्रेशन हुआ, काफी लोग, लाखों की संख्या में लोग बाहर हैं, और जो लाखों की संख्या में बाहर हैं उनके पास कोई पेपर है नहीं। जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो 11 डॉक्यूमेंट में तो कुछ है ही नहीं उनके पास। आप कॉमन आदमी से पूछिए, एक गांव में जाके पूछिए, शहर की बात छोड़ दीजिए, एक गांव में जाके पूछिए कि आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो वो बोलेंगे कि मेरे पास आधार कार्ड है और इलेक्टोरल ईपिक है, वोटर आई कार्ड है, उसके अलावा उनके पास कोई कार्ड नहीं है। अब आप उनका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो यहाँ करप्शन लेवल है बिहार में, वो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आप जब तक उसमें कुछ अपना विशेष प्रयास मत नहीं कीजिए तो उसके अलावा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है। कई लोगों के बच्चे मैट्रिक पास हैं, कई लोग जो स्कूल के पढ़े लिखे नहीं है, इलिटरेट नहीं है, तो वो लोग मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो होता है जिसमें एज आपका दिखाया जाता है या जो मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट, वो उन लोगों के पास नहीं है। तो कहने का मतलब कि कई लाखों लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। अब वो कई सालों से, कई दशकों वोटर्स रहे हैं, अब उनको वोटर को काट दिया है तो वो परेशान है, आपको दिख जाएगा। एक दूसरा एस्पेक्ट भी दिखा है कि जिन वोटरों की को कह दिया गया कि वो मृत्यु घोषित कर दिया गया, वो मर गए हैं, अब वो अपीयर हो रहे हैं, कई इंस्टांसेज आए हैं, आपने भी देखा होगा कि वो अपीयर हो रहे हैं। तीसरी बात ये तीसरी बात ये है कि अगर आप देखेंगे क्या कि एक वोटर एक बूथ पे अगर है तो एक घर में, जो आपने देखा होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के 2 वोटर कार्ड पे काफी हंगामा हुआ, और उसमें एक वोटर कार्ड जिसको इलेक्शन कमीशन ने जस्टिफाई माना कि ये नहीं, यही आपका सही है, उसमें अगर उसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उनके आसपास जितने 20-25 लोगों का एक सीट में जो नाम है, वो नाम हाउस नंबर सब में 107 है। इस तरह के कई इंस्टांसेज मिले हैं कि जिसमें कि एक घर में इतने वोटर। अभी कटिहार में आया कि 900 समथिंग लोग हैं जो कि एक एड्रेस के हैं। तो इस तरह की गड़बड़ियां तो डिटेक्ट हो गई हैं। तो इसको जस्टिफाई करना कि ये इतने वोटर अवैध थे या बाहरी थे या नहीं है, तो ये जस्टिफिकेशन हमको दिखता नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सामने में आ रहे हैं, इंस्टांसेस सामने में आ रहे हैं, जिससे लगता है कि ये कहीं न कहीं गड़बड़ी, जो इलेक्टोरल रिवीजन हुआ है, स्पेशल रिवीजन, वो काफी हड़बड़ी में किया गया है। और वो सत्य भी है। 24 जून को नोटिफिकेशन आया और 25 जून से अचानक चालू हो गया। 1 महीने में ये संभव नहीं है। जबकि 1 महीने में संभव नहीं है। जनवरी हाँ, आप जबकि जनवरी में ही समरी रिवीजन हुआ था। यहीं पे मैं रोक रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा अपना दर्शकों को हाँ। बता दें कि ये जो स्पेशल इंटेंस रिवीजन है, इसका आखिरी डेट अगस्त 31 है, ये खत्म होने ही वाला है। और जी। एक संस्था है वोट वाइफ करके, वो लगातार सर्वे करते रहे हैं। तो उनकी एक लेटेस्ट सर्वे 28 अगस्त आज है और आज ही रिलीज हुआ है, कल ही रिलीज हुआ है, आज तो 29 अगस्त है। उसमें कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने एक सवाल पूछा जो सर्वे में, कि क्या आपके परिवार के कोई सदस्य को अपना नाम जोड़ने में या हटाने में दिक्कत आई है? तो लगभग 37% लोग उसमें जवाब दिए हैं कि दिक्कत आई है। ये बहुत बड़ा नंबर है। और 40% लोग ने, लगभग 42% लोगों ने कहा है कि कोई दिक्कत नहीं आई है। और 20% शायद अभी तक मालूम नहीं कर पाए हैं। हो सकता है उन्होंने अभी तक अपना चेक करने का प्रयास नहीं किया होगा। तो कहने का मतलब ये है कि मात्र 42% जो है वो कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जबकि ये संख्या आप चाहते हो कि 70, 80, 90% हो। कम से कम लोग ये कहें कि हमें दिक्कत है। दूसरा इंटरेस्टिंग चीज जो इस सर्वे से निकल के आ रहा है, जो युवा वर्ग है उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। 45% 18 से 24 साल की उम्र के लोग कह रहे हैं कि हमें दिक्कत आई है। 45%, यानी कि इनमें से बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे। 25 से 34 साल की उम्र के लोगों के बीच में ये परसेंटेज 36% हो जाता है। और
बाकी उसके बाद हम चलते हैं तो 35 से लेकर 55 साल के उम्र तक जो लोग हैं उनके थोड़े कम हैं, फिर ये बढ़ जाता है, संख्या 37% हो जाता है जिनको कठिनाई आई 55 साल से ज्यादा लोगों जिनका उम्र ज्यादा है। पर क्या साफ आ रहा है कि एक बड़े तबके के लोग कहते हैं कि उन्हें कठिनाई आ रही है, और उनमें सबसे ज्यादा लोग युवा वर्ग है। तो इसका तो आक्रोश दिख रहा होगा आपको। जी, इसका बहुत ही आक्रोश है। देखिए, मैंने अब एक बार कहा था, बच्चे बिहार से पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं। आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप भी जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप दिल्ली में ही पढ़े लिखे हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने बिहारी रहते हैं पढ़ने वाले लड़के। कोटा में नया जो वोटर बने हैं, जो 18 साल के ऊपर के हैं, वो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा में एडमिशन लेते हैं, दिल्ली में एडमिशन लेते हैं, कई जगहों पर, अन्य जगहों पर, बैंगलोर में पढ़ते हैं। तो वो लोग बैंगलोर में ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, वहां पर स्टूडेंट हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम तो यहाँ है, उनके पेरेंट्स अकेले रहते हैं, उनको सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये समस्या तो 18 प्लस वोटर जो अभी नया नया बना है उनके लिए और भी ज्यादा गंभीर है कि वो आके अपना करियर बनाएंगे, कि आके यहाँ अपना वोटर लिस्ट को वेरीफाई करेंगे और उस पर। इसमें एक मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि गिरधारी यादव नाम के हमारे बांका के एक एमपी हैं, जनता दल यू के एमपी, और पुराने एमपी हैं, 5 टर्म्स के शायद एमपी रहे हैं और पहले विधायक भी रहे हैं। उन्होंने कहा इसके विरोध में कि हमारा बेटा यूएस में पढ़ता है और यूएस से यहाँ आके वो आके डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए नहीं आ सकता। ये जो प्रक्रिया है वो बड़ा जटिल है और मेरे लिए कठिन है, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए, और इसी पॉइंट पर उन्होंने विरोध किया गया। तो युवा वर्ग के अलावा भी बहुत सारा कैटेगरी है राजेश जी, जिसमें लोगों को बहुत सारी कठिनाइयां हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक जो उनको जो रेमेडी देना चाहिए था, वो टाइमली रेमेडी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने सजेशन दिया शुरुआती दौर में 2-3 हियरिंग में कि आप आधार कार्ड और इलेक्टोरल कार्ड को आप अलाउ करिए इलेक्शन कमीशन को। उनको डायरेक्टिव देना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ इशूइंग डायरेक्टिव उन्होंने कहा, सजेस्ट किया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उस बात को सुना ही नहीं। जो सुना वो लास्ट डेट में सुना, जबकि समय बहुत कम था, नहीं के बराबर था। 1 वीक समय था कि आप आधार कार्ड को इंक्लूड कीजिए। अब ये एक्सरसाइज इतना ह्यूमंगस हो गया है कि लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं, हर एक सेक्टर में आ रही है, नॉट ओनली युवा वर्ग में तो आ ही रही है, और भी सेक्टर और भी कैटेगरी ऑफ एज, डिफरेंट एज कैटेगरी के लोगों में ये समस्या आ रही है। और इनको इसका रेमेडियल मेजर्स तो हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस पे इलेक्शन कमीशन ने भी, राजेश जी ने, आपको याद होगा, इलेक्शन कमीशन भी तो राजनीति पे उतर आए हैं। उनको जो उनका जो काम है कि हम इलेक्टोरल रोल को प्यूरिफाई करें, जो वर्ड उन्होंने प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल किया है, तो उसके लिए उनको तो ये उनका काम है प्राइमरीली। हमारा काम है कि हम सपोर्ट करें और हम उसको दें, हम उनके समर्थन में आए, लेकिन प्राइमरीली ये उनका काम है, जो कि वो अपने काम से भाग रहे हैं, लोगों कह रहे हैं कि आप दे दिया, और समय भी उन्होंने नहीं दिया। सबसे बड़ी समस्या है कि आप अगर हमसे समय नहीं दिया, और जो सर्वे की मैं जिक्र कर रहा था, उस सर्वे में भी ये क्लियरली आ रहा है, मात्र 38% लोग बोले हैं कि समय ठीक ठाक था। ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि समय बहुत कम मिला है, और उसमें भी युवा वर्ग ही कह रहा है 47% कि भाई हमें समय कम, एकदम कम मिला है। तो समय कम मिला है, और बड़े सारे लोगों का, आपने जैसे कहा, 1/3 से ऊपर के लोग कह रहे हैं हमें कठिनाई आई है। अगर 1/3 लोग कह रहे हैं हमें कठिनाई आई है, और 31 अगस्त को ये रिवीजन खत्म हो रहा है, हम ये लेके चल सकते हैं, इस 1/3 में हर कोई तो कठिनाई के आगे जाकर रजिस्टर नहीं किया होगा अपने आप को, तो बड़े सारे लोग शायद अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाए। तो 31 अगस्त के बाद क्या फिर से बवाल होगा? जबकि ये एक तरफ वोटर अधिकार रैली छेड़ दिया है, और आप कह रहे हैं कि उस रैली को बहुत बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है, हम विजुअल्स भी देख रहे हैं, साथों साथ कांग्रेस के साथ बाकी सारे पार्टीज भी जुड़ गए हैं, केवल बिहार के अंदर नहीं। अभी एमके स्टालिन तमिलनाडु से आए अपना सपोर्ट जाहिर करने के लिए, ममता बनर्जी भी सुनने में आ रहा है कि जाने वाली है बिहार के अंदर। तो इस तरह से बाहर से भी जो इंडिया गठबंधन के जो दूसरे पार्टीज है, उन्होंने भी अपने सपोर्ट देना शुरू कर दिया। तो क्या ये जो अभी सिलसिला है वोटर अधिकार यात्रा,
अगस्त 31 के बाद ये कोई और एक रूप लेने वाला है? ये क्या बड़े पैमाने पे कैंपेन बनने का इसमें पोटेंशियल है? इसका कैंपेन बनने का, ऑल इंडिया कैंपेन बनने का पोटेंशियल है इस मुद्दे को, क्योंकि हर एक जगह पे महाराष्ट्र से शुरू किया गया और इसका जो राहुल गांधी ने एक्सपोज किया वो महाराष्ट्र से शुरू किया और दूसरे स्टेट्स में भी आया और बिहार में भी तो अभी दिख रहा है, अभी ये करंट इशू है। ये इसका पोटेंशियल ऑल इंडिया लेवल पे इस इशू को बड़ा करने का और इस इशू को मेन मुद्दा बनाने का, क्योंकि ये मुद्दा इसीलिए बन रहा है राजेश जी, क्योंकि हमारा आपका वोट देना, ये वोटिंग राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। एवरी इंडिविजुअल इज ए वोटर इन इंडिया। तो जो सिटीजन है, जो बॉर्न इन इंडिया है, वो एवरी इंडिविजुअल इज ए वोटर। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लोगों में ये आ रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इंक्रोच किया जा रहा है, उनको डिनाई किया जा रहा है। तो ये मुद्दा का पोटेंशियल है। अब सवाल है क्या कि 31 अगस्त के बाद क्या ये मुद्दा इसी तरह बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, या उसका कुछ दूसरा फॉर्मेट बनेगा देखने का। ये हम आगे देख सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट में रैलियां करके या रोड शो करके या यात्रा करके इस फॉर्मेट में इसको कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। नहीं करने के पीछे कारण है कि बिहार में चुनाव आने वाला है। अब समय बिहार में चुनाव का भी बहुत कम है। 22-24 नवंबर तक सरकार बन जानी है, रिजल्ट आपको 20 नवंबर तक आ जानी है। अगर रिजल्ट आ जाएगा तो प्रोसेस में कम से कम 45 डेज या 40 डेज या कुछ समय चाहिए। तो अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां, वो राजनीतिक पार्टियां अब लग जाएंगी गठबंधन में सीट शेयरिंग का एक्सरसाइज होगा, वो टाइम टेकिंग एक्सरसाइज होता है, आप अवेयर हैं इस बात से। फिर उसके बाद कैंडिडेट सिलेक्शन की बात आएगी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, सारे पॉलिटिकल, एनडीए हो, गठबंधन हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज में ये मुद्दा आएगा। तो वो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और ये बहुत ही सीरियस एक्सरसाइज होता है। हार जीत का फैसला इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है कि हम ये यहाँ से ये सीट लेंगे, आप यहाँ से ये सीट ले लीजिए, हमारा ये कैंडिडेट रहेगा, आपका ये कैंडिडेट होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। और बिहार में आपको पता है कि ये कास्ट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन चुनाव, जाति समीकरण महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, जातीय समीकरण बैठाने में। तो सारे लोग तो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब सड़क पे आके डिमॉन्स्ट्रेशन करने का समय अब पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी हमको नहीं दिखता है। दूसरे स्टेट्स में ये पकड़ सकता है, बंगाल में पकड़ सकता है, दूसरे स्टेट्स में आप इस मुद्दे को जिंदा रख सकते हैं, लेकिन बिहार में इस मुद्दे को जिंदा रखते हुए भी आपको इन सब चीजों में आपको समय देना पड़ेगा। तो यही हमको पॉलिटिकल पार्टीज के सामने में ये जी, तो ये मुद्दा इन लोगों के सामने में रहेगा। तो इसीलिए सड़क पे, हाँ नहीं, मैं वही आपका बात ही दोहरा रहा था कि अगस्त 31 के बाद जो होगा, अभी अगस्त 31 तक हो जाएगा लगभग, उसके बाद आप इसमें ज्यादा और कुछ होने का उम्मीद ना रख नहीं सकते हैं। उसके कारण आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, क्योंकि पार्टियों को अब लग जाना पड़ेगा अपना गठबंधन के अंदर निगोशिएशन शुरू करने के लिए। सीट विभाजन की बात होगी, कैंडिडेट्स की बात होगी, तो बात चलिए करते हैं उसकी। जो रिपोर्ट आज आया है वो ये है कि एनडीए गठबंधन के अंदर बीजेपी और जेडीयू के बीच में लगभग एक समझौता हो चुका है कि 102 सीट जेडीयू लड़ेगी, 101 सीट बीजेपी लड़ेगी, और चिराग पासवान के पार्टी जो है उनको तकरीबन 20 सीट मिलेगा, और जीतन मांझी और दूसरे जो हमारे कुशवाहा के पार्टी है उनको 10-10 सीट मिलेंगे। ये इस तरह से सीट बंटवारा का एक समझौता लगभग इनफॉर्मली हो चुका है, आजकल में वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो आपने बात शुरू की ये कहकर कि माहौल विपक्ष के अनुकूल होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां तक सीट बंटवारा का बात है वहां शायद एनडीए गठबंधन आगे निकल चुकी है, अगर ये रिपोर्ट सही है कि उनके बंटवारा का एक समझौता हो चुका है, बस फॉर्मेलिटी है कि अनाउंसमेंट होगा। तो महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारा का बात कहां तक पहुंचा? क्योंकि आप पहले जो हम सुन रहे थे कि कांग्रेस को इस बार कम सीट मिलेगी, लेकिन जैसे आपने कहा अब कांग्रेस में जान आ गई है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, तो जाहिर है कि कांग्रेस फिर से दोबारा सीट ज्यादा मांगने लग जाएगी। जी, तो पिछले चुनाव में 2020 में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस 70 सीट पे चुनाव लड़ी थी और 19 सीट जीत के आई थी।
इस बार जो बात चल रही है वो इसमें ऑलमोस्ट जो कांग्रेस महागठबंधन या कांग्रेस या राजद के लोगों से मेरी बातचीत होती है उसके अनुसार ये लगता है कि 50 से 55 सीट कांग्रेस इस बार कम से कम लड़ेगी। सीट फाइनल क्या होगा ये आगे की बात है, लेकिन 50-55 सीट कांग्रेस इस बार लड़ेगी। और उसमें मुकेश सहनी जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं वो, और दूसरे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लेफ्ट पार्टी। तो लेफ्ट पार्टी 12 सीट पे ऑलरेडी वो एमएलए हैं उनके, पिछले बार भी लड़ी थी। तो कुल मिला के इन लोगों को लेफ्ट को कुछ ज्यादा सीट मिलने की संभावना दिखती है, मुकेश सहनी को कुछ ज्यादा सीट और मिलने की संभावना दिखती है, और कांग्रेस 50-55 के आसपास में सीट लड़ सकती है। और बाकी सीटें जो बची हुई है आपको 80, 120, 122 के आसपास में जो सीटें बचती हैं कुल मिला के, वो 130 के आसपास लोग बता रहे हैं कि राजद इस बार अपना लड़ेगा। और राजद का एक मुद्दा होगा कि जातीय समीकरण वो इस बार वो बैठाएंगे, जिससे कि वोट जो है जो सामाजिक समीकरण के हिसाब से उनको ज्यादा से ज्यादा मिले। उसमें एक आपको मैं बता दूं कि पहले महागठबंधन की मैं बात कंप्लीट करता हूं, उसके बाद मैं एनडीए पर भी कुछ बोलना चाहूंगा कि ये जो महागठबंधन की सीटें हैं, ये महागठबंधन इस बार जो राजद के सोर्स बताते हैं या और दूसरे पार्टी के सोर्स बताते हैं कि ये बता रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी का जो एनडीए के चीफ मिनिस्टर हैं वो फ्रेजाइल हेल्थ के कारण उनका जो अभी गवर्नेंस है वो गवर्नेंस ठीक से नहीं चल। हमारे सम्राट डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी काफी कंट्रोल में हैं, अभी वो बढ़िया से देख भी रहे हैं, लेकिन एक कोटरी जिसको कह सकते हैं कि एक कोटरी नीतीश कुमार को हैंडल करता है, उसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और उसमें कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस भी हैं। तो उनके हिसाब से अब उनको कौन करेगा? तो नीतीश जी का जो एक मैसेज और एक इमेज बन गया है मास के बीच में कि वो अभी बीमार चल रहे हैं और वो उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं। अब इसके कारण क्या होगा कि मैं जो प्रिज्यूम करता हूं, जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे लगता है भविष्य में ऐसा होने की चांसेस हैं ज्यादा, कि नीतीश कुमार जब जनता दल से अलग हुए थे तो उन्होंने सामाजिक न्याय के उस समय 2 नेता हुआ करते थे बिहार में, खास करके लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में आपस में जब मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ पॉलिटिकल क्लेम के, पॉलिटिकल राइट के लिए या शेयर के लिए, जो पॉलिटिकल शेयर जो हमारा मिलना चाहिए उसके लिए जब झगड़ा हुआ तो कुर्मी रैली हुई, नीतीश कुमार अलग हुए, धीरे धीरे उन्होंने समता पार्टी बना ली और समता पार्टी का परफॉर्मेंस 1995 में ठीक नहीं रहा तो 7 सीट आया। और उसके बाद उन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू किया जिसको वो अपने हिसाब से इंजीनियर है तो सोशल इंजीनियरिंग करके उन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू किया और उन्होंने कोशिश ये की कि पहले सामाजिक न्याय का जो एंटायर ब्लॉक है जो उसको डिवाइड किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि लव कुश थ्योरी दिया, माने कुर्मी कोयरी का थ्योरी दिया, और उसमें अति पिछड़ा का मेजर वोट बैंक जो एनेक्सर 1 यहाँ बिहार में 2 लेवल का होता है, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। एनेक्सर 1 में करीब करीब 112 जातियां हैं जिनका परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ज्यादा है, और एनेक्सर 2 में 4 मेन मुख्य जातियां हैं जिनका परसेंटेज कम है, जिसको एनेक्सर 2 बोलते हैं। नेशनल लेवल पे हम लोग उसको ओबीसी बोलते हैं, और यहाँ पर एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में जिसको कॉमन भाषा में अति पिछड़ा और पिछड़ा के रूप में देखा जाता है। तो अति पिछड़ा का जो यहाँ वोट है, वो अति पिछड़ा जो एनेक्सर 1 का वोट है वो करीब करीब 35-36% के आसपास है। इसमें कई जातियां, उसमें सहनी का भी, मल्लाहों का भी वोट है, उसमें और भी जातियां, उसमें धानुक का वोट है जिसको नीतीश कुमार ने वो सोशली वो कुर्मी के नजदीक आते हैं तो नीतीश कुमार ने उसको तोड़ा, अपने में मिला लिया। तो उनके पास एक बड़ा वोट बैंक था, मिल गया था अति पिछड़ा जो 35% है, और उन्होंने दलित को भी तोड़ा, दलित और महादलित करके उसका भी वोट उन्होंने काटा। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों का भी वोट तोड़ा, पसमानदा जो बैकवर्ड मुस्लिम जिसको कहते हैं उनको उन्होंने अपने अली अनवर एक नेता उनके हुए, उनको 2 बार राज्यसभा का टिकट उन्होंने दिया, तो उसको भी तोड़ा। तो एक अच्छा सोशल इंजीनियरिंग और सोशल ग्रुप उन्होंने लालू यादव के खिलाफ, लालू यादव को उन्होंने आइसोलेट कर दिया सिर्फ मुसलमान और यादव पे, और पिछड़ा और रेस्ट ऑफ द पिछड़ा जितने थे
वो उनको वोट नहीं मिला और नीतीश ने अपने साथ उसको नर्स भी किया और उसको मिलाया भी, उसको फायदा भी मिला। जबकि 2010 इलेक्शन में आपको याद है 2005 में जीत के आया, उसके बाद उन्होंने ये सब काम किया। तो 2010 इलेक्शन में उनको 115 सीट आई, 122 सीट वो लड़े थे, 115 सीट उन्होंने जीता। और भाजपा उस समय 91 सीट जीत के रही थी, जो कि हमको लगता है कि 110 के आसपास में वो भाजपा भी लड़ी थी। तो उसका फायदा उनको मिला। 206 सीट उस समय एनडीए को मिला था। नीतीश कुमार बहुत ही पावरफुल लीडर बिहार के इमर्ज हुए उस 2010 के इलेक्शन में। तो इस बार जो हमको दिख रहा है कि वो जो जब नीतीश कमजोर हो गए तो उनका सबसे पहला छिटक रहा है उनके हिसाब से कि कुशवाहा वोट इनडिजरे है, अति पिछड़ा वोट इनडिजरे है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद पहले बोला करते थे कि आप लोग देखना, हम लोगों से बातचीत के दौरान वो कहा करते थे कि आप लोग देखना हमारे इलेक्ट इससे मतदान पेटी से जिन्न निकलेगा। वो जिन वो वही अति पिछड़ा को वो कहा करते थे। ये 35% चंक वोट होता है, बड़ा ही साइलेंट वोट होता है। वो आपको आपके सामने में जाएंगे, वो देख लेगा कि हमारा नेता आया है वो किस जाति का है, या कोई दबंग आ गया तो नहीं सर हम आप ही को वोट देंगे, लेकिन उसको उसका माइंड मेकअप किया रहता है कि वो किसको वोट देगा। तो वो वोट अभी फ्लोटिंग वोट के तौर पे अभी बिहार में मौजूद है। और नीतीश कुमार अगर ये मैसेज चला गया या जा रहा है या जा सकता है कि ये वो कमजोर पड़ेंगे, तो वो वोट एकदम तितर बितर हो जाएगा, छितरा जाएगा, जिसको बोलते हैं कि वो स्ट्रे हो जाएगा। कहाँ जाएगा ये कहना जरा मुश्किल है, कौन किसके। अब ये दो फैक्टर काम कर, ये भाजपा के खाते में भी जा सकता है, ये जी आरजेडी के खाते में जा सकता है, ये प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी के खाते में भी जा सकता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये कैसे तितर बितर होगा। अब देखिए कि अब हम जाति पे वोट देते हैं, बिहार के लोग जाति पे वोट देते हैं, तो क्या होगा कि तीनों जो गठबंधन है, तीनों जो प्रशांत किशोर का अपना पार्टी जनसुराज है, महागठबंधन है और एनडीए है, ये तीनों जो कैंडिडेट सिलेक्शन करेंगे उस पे ये ज्यादा निर्भर करेगा। सपोज अगर जनसुराज में कोई एक नेता जो थोड़ा सक्षम नेता है, जनसुराज पे मैं आऊंगा, थोड़ा बात करूंगा आपसे कि जो सक्षम नेता है या किसी दूसरे अन्य जाति का है वो सक्षम है, तो हो सकता है उसको अगर पोटेंशियल दिखेगा वहां के उनके जाति के वोटर को या उनको, तो वो उनको वोट दे सकते हैं। सिमिलरली एनडीए में, भाजपा में या और उसके गठबंधन जो सक्षम नेता दिखेगा, जो रहेगा कि वो हमारी जाति का एक सक्षम नेता खड़ा है, तो हो सकता है सारा कुशवाहा को लगेगा कि ये हमारी जाति का सक्षम नेता खड़ा है, तो कुशवाहा का वोट उसमें जा सकता है। राजपूतों के साथ भी यही कुल मिला के यही मामला बनता है कि वो अपने जाति के कैंडिडेट को वोट, उनका वोटिंग पैटर्न आज से नहीं, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, उनका वोटिंग पैटर्न कुल मिला के इसी लाइन पे रहता है कि हमारे जाति का कोई सक्षम कैंडिडेट है तो उसको मैं वोट दे दूंगा। सिमिलरली अति पिछड़ा में भी आएगा कि हमारे जाति का कोई सक्षम कैंडिडेट किसी अन्य दल में है तो उस हिसाब से, मैंने जातीय गोलबंदी जो स्ट्रे वोट्स है, जो बिखरा हुआ वोट है, उसमें ये होगा कि उनके जाति का जो जिस गठबंधन में उनको मजबूत कैंडिडेट मिलेगा या जो सक्षम है फाइनेंशियली, सोशल बेस में या पुराना नेता है, वो उनको वोट दे सकते हैं। तो ये बंटवारा बहुत होगा और सभी गठबंधनों में होगा, एनडीए में होगा, महागठबंधन में होगा, जनसुराज में भी होगा। इसका भी चांस है कि तीनों गठबंधन में वोट वो बंटने का उम्मीद है। ये हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि ऐसा ही होगा कि जो वोटिंग पैटर्न आज तक हम लोग देखते आ रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट। तो कहने का मतलब है कि कौन जीतेगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। तो बहुत मैं आपके मुश्किल है। हाँ, मैं आपके सामने और कुछ आंकड़े रखूंगा। जी कल एक टाइम्स नाउ और जेवीसी करके एक ओपिनियन पोल आया है और वो जी ओपिनियन पोल कह रहा है कि एनडीए गठबंधन को 131 सीट मिलने की उम्मीद है और महागठबंधन का सीट टैली बहुत नीचे चला जाएगा और खास करके आरजेडी का सीट टैली बहुत नीचे जाने का आशंका प्रकाश हुआ है। तो आप ये ओपिनियन पोल को कैसे मानते हैं? वो ओपिनियन पोल कह रहा है कि एनडीए को अभी तक क्लियर एज है, तो क्या ये जी हमको लगता है ना राजेश जी, इस तरह का ओपिनियन पोल हम लोग कई बार देखते रहे हैं कि ओपिनियन पोल से लेके और एग्जिट पोल तक अप टू द मार्क हमेशा नहीं रहता है।
और आज के दिन में ओपिनियन पोल लेके जाना और कोई करना, तो इसके पीछे की जो राजनीति है या राजनीतिक समझ है वो हम आप समझ रहे हैं। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि एनडीए को एज मिलेगा या नहीं। इसको कहना अभी हमारे आपके जैसे लोगों के लिए ये उचित नहीं होगा कि हम फलाने को एज दे दें आज के दिनों में, जबकि अभी इलेक्टोरल एक्सरसाइज कैंडिडेट्स आए भी नहीं। जब कैंडिडेट्स आ जाएंगे तब एक लाइन बनता है, दिखता है कि हाँ इसमें कुछ पोटेंशियल है। जब कैंडिडेट्स आ जाएंगे डिफरेंट एलाइज के, डिफरेंट ग्रुप्स के, तब हम लोग इस पे ज्यादा इस पे कर सकते हैं। जहां तक सवाल है कि सॉरी जहां तक सवाल है कि इस गठबंधन को, मेरे हिसाब से अभी जो है वो बड़ा ही कांटे की लड़ाई दोनों गठबंधनों में है। और जनसुराज जो है ना, आपको एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों गठबंधन में कुल मिला के सिर्फ 486 कैंडिडेट एकोमोडेट होंगे, 243 इन बोथ द कैंडिडेट्स। तो मैं ये कह रहा था कि अभी 486 कैंडिडेट के बाद जो बचे हुए, जो अभी हजारों कैंडिडेट जो हैं, जो डिनाई कर दिए जाएंगे एनडीए से, जो डिनाई कर दिए जाएंगे महागठबंधन से, इंडिया से, और हाँ वो लोग मनी वाइज सक्षम हैं, जो वोटर कास्ट वाइज थोड़ा मजबूत कास्ट से आते हैं या अपने आप को किसी कास्ट का मजबूत नेता मानते हैं। और एक बिहार में एक नया एक ग्रुप इमर्ज कर रहा है जो पॉलिटिकल एम्बिशन रखता है, वो है मुखिया, सरपंच, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चीफ या कोई और ऐसे लोग, मुखिया सरपंच वगैरह में, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट का फायदा गांव में जाता है, पैसा उन लोगों के पास जाता है, तो उन लोगों के पास काफी पैसा आ गया है, तो वो काफी बड़ा एम्बिशन पालते हैं कि हम भी एमएलए बन जाएं, हम भी एमएलसी बन जाएं, हम भी एमपी बन जाएं। तो ऐसे लोगों की संख्या बिहार में काफी बढ़ गई है। तो वो लोग विभिन्न दरवाजों पे विभिन्न पार्टियों के नेताओं के पास आपस में घूम रहे हैं, हजारों ऐसे लोग हैं। और ये लोग भी जाएंगे जनसुराज के पास, लेकिन जनसुराज, प्रशांत किशोर एक ऐसे आदमी है जो टेस्ट करके समय समझ के किसी को टिकट देंगे, ऐसा माना जाता है उनको, कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले को नहीं देंगे, वो जिनके पास कोई कंट्रोवर्सी में फंसे हैं उनको नहीं देंगे, तो एक क्लीन इमेज वाले को वो देना चाहेंगे। तो ये लोग भी काफी घूम रहे हैं। अगर जनसुराज में एकोमोडेट नहीं, तो और छोटी छोटी कुछ पार्टियां जो घूम रही हैं, बसपा है या और है, उसमें एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, तो इंडिपेंडेंट भी खड़े हो जाएंगे। तो ऐसे लोग आएंगे, तो इनका वोट का बंटवारा बड़ा बहुत ही खराब तरीके से होगा इस बार। तो ये कहना कि ग्रुप को हम एज अभी दे दें, या कोई ग्रुप सर्वे, अच्छा सर्वे हम कैसे करते हैं, उस सर्वे की ऑथेंटिसिटी पे हमको हमेशा डाउट होता है। तो मैं उस सर्वे को अभी आउटराइट रिजेक्ट नहीं करता हूं, लेकिन उसको इंडोर्स भी नहीं करता हूं, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन बनेगा। जो बहुत सही कहा आपने अशोक जी, क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। हम बात को अभी यहीं खत्म करेंगे, फिर दोबारा वापस आपके पास आएंगे जैसे और बात आगे बढ़ेगी। दर्शकों के लिए हम थोड़ा सा इसका समराइज कर लें। तो जैसे आपने कहा, फिलहाल कांटे का टक्कर है। कुछ हफ्ते पहले भी मैंने और एक विशेषज्ञ से बात किया था, तो उनका भी वही जवाब था कि कांटे का टक्कर है। ये वोटर अधिकार यात्रा वगैरह वगैरह लेकर माहौल थोड़ा सा विपक्ष के अनुकूल होते हुए दिख रहा है, लेकिन असल समझ तब बन पाएगा जब एक तो ये इलेक्टोरल एक्सरसाइज खत्म हो जाए 31 अगस्त को, उसके बाद सीट के बंटवारा हो जाए दोनों अलायंस के अंदर। बीजेपी का अनौपचारिक रूप में कुछ रिपोर्ट आया है इंडिया गठबंधन के बारे में, अब हमें फॉर्मल अनाउंसमेंट की इंतजार करना पड़ेगा। महागठबंधन इंडिया अलायंस के अंदर भी क्या सीट बंटवारा होता है वो देखना पड़ेगा। अब सीट बंटवारा होने के बाद फिर कहां कैसे जाति समीकरण का बात बैठता है वो देखना पड़ेगा, और हमें एक नजर जनसुराज के ऊपर भी रखना पड़ेगा, क्योंकि कौन कहां कैसे जनसुराज में जा रहा है, और जनसुराज इस तरह उसे इस बार उसको कहां तक सफलता मिलता है वो एक तरह से डिटरमाइन करेगा कि आखिर में रिजल्ट कहां जा रहा है। तो दिलचस्प होगा इस बार का मुकाबला बिहार में,
और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। और जैसे आपने शब्द यूज किया है कि बड़े सारे चीजें तीतर बितर हो गए, लेकिन राजनीति में जब तीतर बितर हो जाता है चीजें तभी मजा आता है। तो इसी बात पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये शो पसंद आया हो, थोड़ा कनेक्टिविटी के चक्कर में अशोक जी का फ्रेम कभी कभी फ्रीज किया है, लेकिन उनकी आवाज पूरी क्लियर आई है और जो उन्होंने बोला है वही मायना रखता है। तो अगर देखिए, सुनिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारा YouTube चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोबारा वापस आइए हमारे पास। धन्यवाद।